कर लेता हूं संजय निरुपम का। आपने चिराग पासवान को सुना, अनुप्रिया पटेल को सुना, दोनों एनडीए के घटक दल हैं, और आपने सीताराम येचुरी की बात को भी सुना। वो कह रहे हैं कि ममता से लड़ाई जारी रहेगी, तो फिर काहे का गठबंधन संजय भाई? ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ कुछ सीटों पे गठबंधन हो भी सकता है, कुछ सीटों के ऊपर मतभेद भी हो सकता है। तो जब इतनी 26 पार्टियां, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां जब मिलेंगी तो एकदम इनिशियली इस तरह के कुछ रिएक्शंस आएंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, राजनीति तमाम असंभावनाओं को संभावनाओं में बदलने का एक खेल होता है, एक कला होती है। तो इस कला के हिसाब से जो हमारे आपस के मतभेदों को हम दूर कर लेंगे। चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जो हमारे मतभेद है उनको भी दूर किया जाएगा। जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टियां या नेशनल पार्टियां एक यूनिट काम कर रही हैं, उनके बीच एक स्टेट वाइज मॉडल बना करके कैसे सीट शेयरिंग नेगोशिएशंस हों और कैसे हम सभी पार्टियों के लोग मिलकर के बीजेपी के खिलाफ एक कॉमन कैंडिडेट उतारे, ऐसा हम अपना प्रयास करेंगे। इसमें कामयाबी मिलेगी। लगभग 400 से 450 सीटों के ऊपर हमारा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिंगल कैंडिडेट हो, कॉमन कैंडिडेट हो। और जब 400-450 सीटों पे कैंडिडेट होगा तो आप देख लीजिए नेशनल एवरेज क्या है। एक मिनट समझा देता हूं। नेशनल एवरेज है 35 से 40% के आसपास बीजेपी का वोट है। कुछ सीटों पे लगभग 150 से 200 सीटों पे 50% से ज्यादा वोट है बीजेपी के पास। तो उन सीटों पर भी हम जब एक साथ कॉमन तरीके से लड़ेंगे, एक कंसेंसस के साथ लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को रोकने में हमको कामयाबी मिलेगी। हम महंगाई के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, जनतंत्र के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे और बेरोजगारी के मुद्दे पे, किसान के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पर और महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर इस देश में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी आपका जवाब। देखिए, ये लोग क्या बोलेंगे, भ्रष्टाचार के गंगोत्री, यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई है। देश को आज जिस तरह से रसातल में ले जाने का काम पिछले 50 सालों से 60 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। दो सरकारें इनकी गई है भ्रष्टाचार के मामले में। 10 साल से जनता इनको किनारे रिजेक्ट करके रखे हुई है। आज ये नए तरीके से रिपैकेजिंग करके परोसने का काम कर रहे हैं। जनता देख रही है। और यहाँ पे एकत्र होने से लालू प्रसाद जी, अमित भाई बोले थे सदन में, उन्होंने कहा था कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, आज जनता के पैसा से जलपान कीजिए। आज बेंगलोर में वही तो हो रहा है। ठीक है, जनता में आके और जनता के पैसा से कुछ काम तो देश में नहीं किया, लेकिन जनता के पैसा का जलपान कर रहे हैं और सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। जवाब सत्यप्रकाश मिश्रा, आप लोग सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। इंडिया नाम आने के सिर्फ बाद अव्वल तो अभी देखने को मिल रहा है थोड़ा नहीं, 16 पार्टी के बाद 24 पार्टी का जब बना ना, बैठक हुई बेंगलोर में, तो मोदी जी अचानक हड़बड़ाए और प्रवक्ता की भांति मीडिया के सामने नजर आए। फिर ऐसी ऐसी पार्टियों से हाथ मिलाए जिनका जमीन भी नहीं है, ना कोई नेता है, और वैसी भी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड भी है कि नहीं चुनाव आयोग के पास, ये भी देखना पड़ेगा। तो इससे ये फिर ये गलत बात, ये गलत बात आपको बीच में बोला था मैं, आपने बीच में बोला था पटर पटर करने की आदत बंद करिए। अच्छा, धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र जी 30 सेकंड उनको बुझता हुआ चिराग हैं आप, तो उसको बुझाइए, लेकिन बीच में मत बोलिए। देखिए, इस बात को समझिए, विपक्ष की एकता से घबराकर जो 9 साल में एनडीए कहीं इस देश में नहीं दिखती थी, उसका कोई कन्वेनर नहीं था आज तक। आखिरी कन्वेनर हुए प्रकाश सिंह बादल जी थे, उसके पहले जॉर्ज साहब थे, शरद यादव थे, लेकिन आज तक कोई एनडीए का कन्वेनर नहीं दिखा, कोई बैठक नहीं दिखी, अकेला सब पर भारी दिखा। तो वैसा व्यक्ति आज 38 पार्टी जो नाम की पार्टियां हैं उनके साथ खड़े तो नजर आए। ये इंडिया जो आज बना है, यही बेहतर इंडिया बनाएगा और यही भविष्य की राजनीति को शहजाद पूनावाला, योर रिस्पॉन्स टू दिस। क्या आपको लगता है जो बात संजय निरुपम कह रहे हैं या फिर बात दो सत्यप्रकाश मिश्रा कह रहे हैं, उस बात में दम है? अभी एक व्यक्ति ने वक्तव्य दिया कि कलाकारी करके सीट मैनेज कर लेंगे बंगाल के विषय में। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, उनके कार्यकर्ता के मारे जाने पर। ये कौन सी कलाकारी करके वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है ये बोल देंगे, या ये झूठी बात थी बंगाल के विषय में, या लोकतंत्र को कुचलने वालों के साथ अब लोकतंत्र बचाने की बात होगी। दूसरी बात, मेरे भाई ने अभी बोला एनडीए का कन्वीनर कौन है, यूपीए का कन्वीनर कौन था? चेयरपर्सन सोनिया जी थी। यूपीए का कन्वीनर कौन था ये भी जवाब देते। और आज तो यूपीए को गार्ड के 6 फीट नीचे दफना दिया गया है। यूपीए तो खत्म हो गई भाई साहब।
अब जो भी है, इंडिया है, पीडीए है, तो यूपीए का तो अंतिम संस्कार चल रहा है। इंडिया का कन्वीनर कौन है और यूपीए का कन्वीनर कौन था चेयरपर्सन के अलावा, वो जरा हमको बता दीजिए। ठीक है, संजय निरुपम का जवाब। संजय निरुपम 30 सेकंड। संजय निरुपम, देन शहजाद पूनावाला। बड़ा बहुत ही सेंसलेस सवाल है ये, इसलिए कि यूपीए में कन्वेनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पर यूपीए प्रेसिडेंट का, चेयरपर्सन का कॉन्सेप्ट था, जिसमें सोनिया जी थी। अब यूपीए दफना दिया गया, ये पता नहीं अचानक इनको इतनी यूपीए की चिंता क्यों है। मुद्दा यह है कि हमने एक नया गठबंधन तैयार किया जिसमें नई पार्टियों को साथ में लिया, तो एक नया नाम दिया। इसमें क्या गलत है? इसमें एजेंडा भी नया हो सकता है, नैरेटिव भी नया हो सकता है। जी। तो बदलते हुए देश में, बदलती हुई राजनीति में जो बदलते हुए मुद्दे हैं, उनमें बदलते हुए नाम के साथ हम लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि एनडीए के 3 कन्वीनर को मैं जानता हूं। चंद्रबाबू नायडू थे, जॉर्ज साहब थे, और उसके बाद में प्रकाश सिंह बादल थे। प्रकाश सिंह बादल आज इनके साथ नहीं है, वो तो बेचारे नहीं, उनकी पार्टी के साथ नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी आज इनके साथ नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू भी इनके साथ नहीं है। ठीक है, जवाब से 3 कन्वीनर आज इनके पास नहीं, और आज आपके 40 सेकंड हुए। ओके, 40 सेकंड। ऐसा है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी से लोग आते हैं ना, उनको पता नहीं कि यूपीए के कन्वीनर बनने के लिए नीतीश जी भागे भागे फिर रहे थे। ये है रिपोर्ट। दूसरी बात छोड़ दीजिए, टीएमसी का जो मैंने सवाल पूछा कि लोकतंत्र को बीच में बोले, अब अमीश जी बीच में बोले, अमीश जी बीच में बोले, ये आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं आपके एंकरिंग पर। निष्पक्षता से नहीं तो मेरे बीच में कैसे, मेरे बीच में कैसे लंबा बोले? मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। एक सेकंड अमीश जी, मुझे बोलने दीजिए, मुझे अमीश जी बीच में बोल, मेरा बोलना खत्म नहीं हुआ, मेरे बीच में इंटरप्ट हुआ। मैंने सवाल दो पूछा है कि 370 पर स्टैंड क्या है वो नहीं बता पा रहे हैं, और तृणमूल कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, अधीर रंजन जो लोकसभा के नेता बोल रहे हैं उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, सेंसलेस बात करने के आदी है। ठीक है, ओके, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन अब बात करते हैं सियासत में अजीबोगरीब इत्तेफाक की। कर्नाटक में आज विपक्ष के 26 दलों की बैठक हुई, और यह बैठक तो होनी ही थी, यह इत्तेफाक नहीं है। लेकिन इस बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल हुई, यह इत्तेफाक से कम नहीं है, क्योंकि अध्यादेश के मुद्दे पर पहले कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का साथ देने को तैयार नहीं थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के सामने सरेंडर कर दिया और अपना स्टैंड बदलकर दिल्ली सरकार का साथ देने पर हामी भर दी। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जब खुद के मुकाबले क्षेत्रीय दलों को अहमियत देती है, तब उसका पत्ता उस राज्य से साफ हो जाता है। अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। वो साल था 2013। दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवाई, और उसके बाद से कांग्रेस की दिल्ली में दुर्दशा हो गई। 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता नहीं खोल पाई, और अब इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं। कांग्रेस ने 1991 में उत्तर प्रदेश में जनता दल का समर्थन दिया व्यूअर्स, और मुलायम सिंह यादव पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री बने, वो कांग्रेस का ही समर्थन था। लेकिन इसके बाद इतिहास में कांग्रेस का फिर कभी उत्तर प्रदेश में आना नहीं हुआ, यानी सत्ता में कांग्रेस नहीं आई। बिहार में एक वो दौर था जब कांग्रेस का एक छत्र राज था, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस के पतन की कहानी शुरू होती है, और अब बिहार में कांग्रेस की हैसियत शायद निर्दलियों से भी बुरी है। आज इत्तेफाकों की बात हो रही है, तो एक इत्तेफाक ये भी है